अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी ये 4th क्लास है जिसमें हम सेक्शन 155 ऑफ इनकम टैक्स कोऑर्डिनेट 2001 कवर करेंगे, जो कि रेंटल पेमेंट्स के रिलेटेड है। इसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स, कौन सी कंपनीज़ या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको रेंट पेमेंट के टाइम पे विथहोल्डिंग करनी है। तो चलते हैं सब सेक्शन 1 की तरफ। सबसे पहले तो यहाँ पे एक वर्ड उसने लिखा हुआ है, प्रिस्क्राइब पर्सन। प्रिस्क्राइब पर्सन कौन होते हैं? प्रिस्क्राइब पर्सन होते हैं एवरी फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कोई भी लोकल गवर्नमेंट, कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ अ फॉरेन स्टेट, मतलब कोई भी ऐसी फॉरेन गवर्नमेंट है जो हमारे मुल्क में एक प्रोजेक्ट कर रही है, अ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अ बुटीक, ब्यूटी पार्लर, अ हॉस्पिटल, अ क्लिनिक और मैटरनिटी होम, individuals or association of persons, any other person notified by the board for the purpose of these sections। ये 7 से 8 वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या पर्सन्स हैं जो प्रिस्क्राइब और पर्सन्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिनको रेंटल पेमेंट करने पे विथहोल्डिंग करनी है। तो ये विथहोल्डिंग करनी कैसे है? इसमें सब सेक्शन में वो कह रहा है कि सेम जिस तरह हमने सेक्शन 149 में कवर किया था कि उसमें कुछ एक टेबल उसने हमें प्रोवाइड किया था कि जिसमें रेट्स कुछ गिवन थे हमें। उन रेट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने हर इंडिविजुअल की, हर एम्प्लॉय की सैलरी पे विथहोल्डिंग करनी थी। इसी तरह इस सेक्शन में भी वो हमें कुछ रेट्स दे रहा है जो कि गिवन है फर्स्ट कैजुअल के पार्ट 3 और डिवीजन 5 में। तो चलें पहले उनको देखते हैं एक नज़र। अच्छा जी, ये हम आ गए डिवीजन 5 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्केड्यूल का पार्ट 3 एंड डिवीजन 5, ये मैंने पहले से ओपन किया हुआ था। तो ये डिवीजन 5 आ गया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसमें सबसे पहले वो कह रहे हैं द रेट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 155 इन दिस केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। मतलब ये जो टेबल है जो नीचे हम डिस्कस करेंगे वो इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए ओनली, कंपनीज के लिए नहीं है वो। अच्छा जी, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि अगर 3 लाख तक एनुअल रेंटल ग्रॉस पेमेंट है तो उस पर कोई विद होल्डिंग नहीं है, ठीक है। अगर आप पे कर रहे हो 3 लाख से 6 लाख के दरमियान में, तो 5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट एक्सीडिंग 3 लाख, मतलब 3 लाख से जितनी ऊपर अमाउंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 लाख एनुअल रेंटल पेमेंट कर रहे हैं तो 3 लाख से ऊपर हो गई 2 लाख। 2 लाख पे 5% अमाउंट जो है वो विदहेल्ड करके आपने टैक्स जमा कराना है। इसी तरह रो 3 में वो कह रहा है कि ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट एक्सीड्स 6 लाख बट नॉट एक्सीड 2 मिलियन। इस पे जो है वो 15,000 फिक्स रेंट है, प्लस 10% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। रो 4 में वो कह रहा है वेयर द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट एक्सीड्स 2 मिलियन, देन विद होल्डिंग है 155,000, ये फिक्स है, प्लस 25% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट एक्सीडिंग 2 मिलियन। 2 मिलियन से जितनी अमाउंट एक्सीड कर रही है उस पर 25%, उस 25% में आपने प्लस करनी है 155,000। तो ये टोटल विद होल्डिंग विद अमाउंट हो जाएगी जो कि आपने एट द एंड ऑफ द ईयर आपने एफबीआर को जमा करनी है। ये तो होगी इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस की बात। आगे वो पॉइंट बी में कंपनीज का बता रहा है कि उन्होंने सिर्फ ग्रोस अमाउंट पे 15% विद होल्डिंग करनी है। कि यहाँ पे अगर हम बात देखें तो ये 3 लाख जो है वो फिक्स अमाउंट थी कि अगर एनुअल 3 लाख तक आप रेंट पे कर रहे हैं तो कोई विद होल्डिंग आपने नहीं करनी। लेकिन इन केस ऑफ कंपनी वो कह रहा है द रेट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 155 इन केस ऑफ कंपनी
शैल बी 15% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट। मतलब अगर आप 1 लाख एनुअल भी पे कर रहे हैं तो उस पर भी 15% आपने विद होल्डिंग करनी है। इसमें कोई उसने लिमिट नहीं रखी कि अगर आप 1 लाख कर रहे हैं, 2 लाख कर रहे हैं, जितनी भी कर रहे हैं, ग्रोस अमाउंट पे आपने 15% विद होल्डिंग करनी है। जी वापस चलते हैं अपने सेक्शन की तरफ। इसमें मजीद वो हमें एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ग्रोस अमाउंट ऑफ रेंट इंक्लूड द अमाउंट रिफर्ड इन सब सेक्शन 1 और 3 ऑफ सेक्शन 16। अच्छा जी, सेक्शन 16 में हम जाके चेक करते हैं कि ये किस रिलेटेड है। जी, सेक्शन 16 में हम आगे उसमें नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स रिसीव्ड इन रिलेशन टू बिल्डिंग्स। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स होती हैं सिक्योरिटीज़। जिस तरह आप कोई भी एक शॉप या कोई बिल्डिंग किराए पे लेते हैं ना, तो उसका एक रेंट होता है और एक एक्स्ट्रा आपको सिक्योरिटी पे करनी पड़ती है, जो कि अमूमन जो है वो रेंट के ही इक्वल होती है। जी, तो सेक्शन 16 के सब सेक्शन 1 में टेक्स्ट ये बात कर रहा है कि वेयर द ओनर ऑफ अ बिल्डिंग रिसीव्स फ्रॉम अ टेनेंट an amount which is not adjustable against the rent payable। मतलब सिक्योरिटी जो आप पे करते हैं उसकी बात की जा रही है। बाय द टेनेंट the amount shall be treated as rent chargeable to tax under the head income from property in the tax year in which it was received and the following 9 tax year in equal proportion। अच्छा, इसको आसानी से समझने के लिए हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि कंसिडर करें कि एक मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए जो है वो टेनेंट है और मिस्टर बी जो है वो एक बिल्डिंग के ओनर हैं। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी से बिल्डिंग जो है वो रेंट पे ली और मिस्टर ए ने 1 लाख मंथली पे किया। ठीक है। अब जब साल पूरा हो गया तो टोटल मंथली अमाउंट जो 1 लाख रेंट थी मल्टीप्लाई बाई 12 किया तो हमारे पास एनुअल रेंटल ग्रॉस अमाउंट आ गई 12 लाख की। इसमें उन्होंने शुरू में मिस्टर ए ने शुरू में मिस्टर बी को नॉन एडजस्टेबल अमाउंट दी थी 1 लाख की। अब टैक्स ये बात कर रहा है कि ये जो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट है ये भी आपने इनकम में किस तरह इसको ऐड करना है। अच्छा जी, शैल बी ट्रीटेड एज रेंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम इन द टैक्स ईयर इन विच इट वाज रिसीव्ड एंड द फॉलोइंग 9 ईयर इन इक्वल प्रोपोर्शन। मतलब इस अमाउंट को जो आपको रिसीव हुई एज ए सिक्योरिटी, इसको आपने इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे किया, 1 लाख रिसीव हुई, इसको आप डिवाइडेड बाई 10 कर दें तो ये आ गई 10,000 पर ईयर, 10 सालों के लिए। ठीक है। अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें 5 लाख भी अमाउंट होती तो वो तब भी 10,000 पे डिवाइड होती तो 50,000 इनकम में ऐड हो जाता। लेकिन हम वापस चलते हैं अपनी 1 लाख की अमाउंट की तरफ ही, तो ये आप देख सकते हैं टैक्सेबल अमाउंट होगी 1,10,000, 12 लाख एनुअल रेंट और 10,000 जो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट थी उसकी इक्वल प्रोपोर्शन इस साल का जो बनता था वो हमने रेंट में डाल के टैक्सेबल इनकम बना दी 12,10,000। ठीक है। अब आगे चलते हैं सब सेक्शन 2 की तरफ। वेयर एन अमाउंट referred to in subsection 1 is refunded by the owner to the tenant on termination of tenancy। अच्छा जी, वो कह रहा है कि जब मिस्टर ए ने सोचा कि अब मुझे बिल्डिंग खाली करनी चाहिए तो उसने मिस्टर बी से कहा कि भाई जो मैंने आपको सिक्योरिटी दी थी वो मुझे बराए मेहरबानी वापस कर दें। तो अब लॉ ये कह रहा है कि जब जो ओनर है वो अपने टेनेंट को नॉन एडजस्टेबल अमाउंट जो सिक्योरिटी उसने ली थी वो वापस करेगा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 ईयर्स, then no portion of the amount shall be allocated to the tax year in which it is refunded। मतलब जिस साल आपने वो नॉन एडजस्टेबल को रिफंड किया उस साल
ये जो 10,000 हैं वो आपने इनकम में ऐड नहीं करने, ठीक है। और टू एनी सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 3, मतलब ना वो इस साल हो कि जिस साल आपने रिफंड किया, और ना अगले सालों में वो टैक्स दें, क्योंकि आपने वापस कर दिया तो अगले सालों में उस पर टैक्स लगाना कोई तुक नहीं बनती, ठीक है। अच्छा जी, तो हम वही मिस्टर ए मिस्टर बी की एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि फॉर एग्जांपल ईयर 1 में मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, जो कि ओनर थे बिल्डिंग के, उन्हें 1 लाख नॉन एडजस्टेबल अमाउंट दी, और मिस्टर बी ने उसको इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करके 10 सालों के लिए 10,000 रुपया पे करना है अब, ठीक है। ये तो होगी ईयर 1 की। अब फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग ईयर 5 मिस्टर ए ने सोचा कि यार मुझे अब बिल्डिंग खाली करनी चाहिए फॉर एनी रीज़न, तो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया मिस्टर बी के साथ कि भाई मैं जो है वो बिल्डिंग खाली करने का सोच रहा हूँ, तो आप बराए मेहरबानी मेरी जो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट थी, जो सिक्योरिटी मैंने आपको दी हुई थी, वो रिफ़ंड कर दें। तो अब लॉ कहता ही है कि ये जो 10,000 मैं पिछले हर साल से आपसे चार्ज करता आ रहा था, वो इस साल में ड्यूरिंग ईयर 5 जिस साल आपने रिफ़ंड किए, वो इस साल आपने टैक्स नहीं करना, ठीक है। सिर्फ आपने उतना ही पोर्शन टैक्स करना है जो आपको रेंट रिसीव हुआ। फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर ए ने 6 महीने ईयर 5 में गुजारे, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 6 मंथ्स तो हो गया 6 लाख। ये अमाउंट जो है वो आपकी इनकम है, इस पे आपने मुझे टैक्स देना है। चलते हैं सबसेक्शन 3 की तरफ। इसमें वो कह रहे हैं वेयर द circumstances specified in subsection 2 occur and the owner lets out the building or part thereof to another person and receive from the succeeding tenant any amount which is not adjustable against the rent। अच्छा जी, यहाँ पे वो कह रहा है कि जब सब सेक्शन 2 में मिस्टर ए लेफ्ट कर गए, अब मिस्टर बी जो कि ओनर है बिल्डिंग के, उन्होंने मिस्टर सी से बात की और मिस्टर सी ने इस बिल्डिंग को रेंट पे एक्वायर कर लिया। अब मिस्टर सी ने मिस्टर बी को एक सिक्योरिटी पे की, ठीक है। ये बात हो रही है रिसीव फ्रॉम सक्सीडिंग टेनेंट। सक्सीडिंग टेनेंट का मतलब है कि आने वाला टेनेंट, मतलब मिस्टर ए के बाद जो मिस्टर सी आए उनको लॉस में वो सक्सीडिंग टेनेंट के नाम से बयान कर रहे हैं। सो विच इज़ नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट द रेंट पेएबल बाय द सक्सीडिंग टेनेंट, द सक्सीडिंग टेनेंट हैज़ रिड्यूस्ड by such portion earlier amount as was charged to tax shall be treated as rent chargeable to tax under the head income from property as specified in subsection 1। अच्छा जी, अब वो कह ये रहा है कि जितना रेंट आपने पिछले 4 सालों में ये नॉन एडजस्टेबल पे, सॉरी, जितना टैक्स आपने नॉन एडजस्टेबल पे कर दिया, उतना आपने माइनस करना है। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट ऑलरेडी टैक्स, यहाँ पे मैंने 10,000 मल्टीप्लाई बाई 4, क्योंकि मैंने आपको बताया था मिस्टर ए ने फिफ्थ ड्यूरिंग ईयर 5 लीव किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 4 साल जो है वो हमने इस सिक्योरिटी पे टैक्स पे किया, ठीक है। तो ये जो टैक्स ऑलरेडी पेड है वो है 40,000 पे। और जो न्यू टेनेंट आया, टेनेंट सी जो आए, उन्होंने हमें पे किया 1,50,000। अब 1,50,000 में से आपने इस 40,000 को माइनस करना है, पीछे बचा 1,10,000। अब 1,10,000 पे सेम आपने इसको 10 इक्वल प्रोपोर्शन पे डिवाइड कर देना है, ये आ गया 11,000, ठीक है। अब ये 11,000 जो है वो आपकी इनकम में ऐड होके टैक्सेबल इनकम बनेगा, जिस तरह यहाँ पे शो हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल मिस्टर ए 6 महीने रहे ड्यूरिंग 5 ईयर, और मिस्टर सी जो है उन्होंने भी जैसे ही मिस्टर ए ने लेफ्ट किया, मिस्टर सी ने एक्वायर कर लिया, मतलब 6 महीने, फर्स्ट 6 मंथ्स जो है वो मिस्टर ए ने एक्वायरिंग की, और द लास्ट 6 मंथ जो है वो मिस्टर सी की एक्वायरिंग थी 1.5 लाख पे। तो ये टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम बन गई 15,11,000।
तो इस पे मिस्टर बी ने टैक्स पे करना है। इसी तरह जब मिस्टर सी जब लेफ्ट करेंगे तो सेम यही सिनेरियो होगा। जो न्यू टेनेंट आएगा वो जो भी पे करेगा उसमें से जो प्रीवियसली टैक्स नॉन एडजस्टेबल अमाउंट थी वो आपने न्यू नॉन एडजस्टेबल अमाउंट से माइनस करके उस अमाउंट को फिर जो है वो आपने इक्वल 10 प्रोपोर्शन पे डिवाइड करना है, और उसको जो आपके पास आंसर आएगा वो आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है वैसे, लेकिन थोड़ा सा आप फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। अच्छा जी, ये था हमारा आज का सेक्शन 155 जो कि रेंट ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो साइट पे आपको मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।